Now we will discuss momentum time ग्राफ। ये जैसे अब तक के हमने ग्राफ बनाए हैं वैसे ही जिनके जिनके रिलेशन हमने पढ़े हैं विथ फॉर्मूला, उनको हमने उसी फॉर्मूले का स्लोप माना है। सपोज कि आपको मोमेंटम और टाइम ग्राफ दिया हुआ है ना, तो कुछ इस तरह से। ओके, मोमेंटम रिप्रेजेंटेड बाय पी वेक्टर एंड टी। ओके, तो पी और टी के बीच रिलेशन क्या होता है, तो हम देखते हैं एफ वेक्टर फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, dp वेक्टर अपॉन dt वेक्टर dt, राइट। ये बेसिकली क्या है, ये है आपका m, जिसे हम कहते हैं tan थीटा, और ये है आपका क्या होता है, स्लोप। तो बेसिकली जो हमें फोर्स मिलता है dp, चेंज चेंज इन मोमेंटम विद टाइम, तो वो हमारा जो वेरिएंट देगा, जो हमारा रिलेशन देगा, वो बेसिकली क्या होगा, स्लोप होगा। और स्लोप थीटा बनाते हुए, स्लोप एम कह लें, टेन थीटा कह लें, स्लोप कह लें, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से इस पॉइंट को टच करते हुए जाएगा, और आपको इस पॉइंट पे क्या देगा, ये स्लोप देगा बेस के साथ, विद टाइम के साथ ही क्या बनाएगा, थीटा एंगल बनाएगा। तो ये तो आपको स्लोप देता है, ठीक। अब हम नेक्स्ट फोर्स और टाइम में ग्राफ देखते हैं कि हमारा जब फोर्स और टाइमिंग के बीच का जो ग्राफ होता है उसको कैसे इवेल्युएट करते हैं। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपको ऐसे है कि न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। तो जब भी मोमेंटम और टाइम का ग्राफ दे तो ये आपको फोर्स देगा, और मोमेंटम और टाइम का ग्राफ जो है, इन दोनों के बीच का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ है विद टाइम, जो मोमेंटम में चेंज होगा, वो क्या देगा, स्लोप देता चला जाएगा, एंगल देगा आपको। ओके, और जब फोर्स और टाइम, इनमें हम देखते हैं कि इनके बीच क्या रिलेशन है, इनका ग्राफ देखते हैं, वहां पे हमारा आ जाता है एरिया और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये चीज हमें न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेगी। तो योर फोर्स एंड टाइम ग्राफ ना, फोर्स एंड टाइम ग्राफ कह लें, या कर्व दिया होता है और बोलता है आपको फाइंड मोमेंटम। क्या बोलता है, मोमेंटम। तो आप जब आपको मोमेंटम निकालना हो, क्या निकालना हो, कोई भी आपको फोर्स और टाइम का ग्राफ दे दे, सपोज कि आपको कुछ हद तक ऐसे ही ग्राफ देखने को मिलेंगे, ठीक है, ऐसे, फिर ये नीचे साइड आएगा। ओके, तो कभी कभी ये सेम इस वेलोसिटी से स्ट्रेट चला जाएगा, फिर कुछ देर बाद एरिया मेंटेन करेगा। ये फर्स्ट एरिया, ये सेकेंड एरिया, ये थर्ड एरिया, ये रहा आपका टाइम, और वाई एक्सेल, वाई अलोंग वाई आपका है एफ, जीरो से स्टार्ट है। तो जब भी आपका फोर्स और टाइम के बीच ग्राफ देकर मोमेंटम को पूछे, क्या पूछे, मोमेंटम को पूछे, तो जो ये मोमेंटम होता है, ओके, ये जो मोमेंटम होता है, इसको हम कैसे निकालते हैं, इसको हम एरिया वाइज निकालते हैं कि पार्टिकल जीरो से चलना शुरू होता है, पहले वो पॉजिटिव अबव एक्सिस के चलता है, उसके बाद फिर नेगेटिव एक्सिस में जाता है, फिर स्ट्रेट जाता है, फिर उसके बाद पॉजिटिव एक्सिस में जाता है। तो इसमें हम जो भी निकालेंगे, जो आपका रिलेशन होता है ना, वो आप क्या पढ़ते हैं, मोमेंटम फोर्स और टाइम के बीच का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, dp अपॉन dt इज इक्वल टू एफ वेक्टर, यही होता है। तो मैं इसको इस तरह से कुछ इवेल्युएट करूंगी, dp सपोज जीरो से यहाँ तक कुछ देगा, फिर यहाँ तक कुछ लिमिट देगा, यहाँ से यहाँ तक की कुछ लिमिट होगी, है ना। लिमिट क्या होगी, फाइनल लिमिट लोअर टू इनिशियल क्या होगी, सॉरी, लोअर टू हाईएस्ट जो वो होगी, मतलब
एक ये लोवेस्ट लिमिट कहलाएगी, या आपकी फाइनल लिमिट कहलाएगी, ये लोवेस्ट इसके लिए हो जाएगी, ये फाइनल हो जाएगी। इस तरह से लिमिट क्या होगी, चेंज होती रहेगी, जैसे जैसे पार्टिकल एक्सिस में अप और डाउन करके मूव करता रहेगा। नेगेटिव एक्सिस एक्सिस को मेंटेन करता हुआ या पॉजिटिव एक्सिस को मेंटेन करता हुआ फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ता जाएगा। तो कुछ हम लोगों ने क्या किया, इसको मैंने डी पी वेक्टर और इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, एफ वेक्टर डी टी। सपोज जो पोटेंशियल सॉरी पोटेंशियल कह रहे हैं, जो मोमेंटम है आपका, है ना, वो जो मोमेंटम है ये तो सीधा सीधा मोमेंटम दे देगा। और जो टी है, टी के रिस्पेक्ट में है ना, तो जो टी है वो सपोज 0 से T1 बढ़ रहा है, T1 से T2 जा रहा है, T2 से T3 जा रहा है। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट हो रही है। तो मैं इनिशियली मान के चलती हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो एफ वेक्टर इसके लिए कांस्टेंट का काम करेगा। T1 से T2 तक की हम निकाल रहे हैं, फॉर ए स्मॉल वेरिएंट के लिए निकालते हैं ना, तो पूरे का अपने आप हमें अंदाजा लग जाता है। और ये रहा आपका डी टी वेक्टर। तो जब आपका इस इंटीग्रेशन होगा तो क्या मिलेगा, टी वेक्टर इज इक्वल टू T2 माइनस T1 एफ वेक्टर। इसे आप डेल पी कह सकते हैं, या P2 इसमें भी हो सकता है, P2 माइनस P1, है ना, तो ये डेल पी मिल जाएगा। तो ये क्या मिला आपको, डेल पी इज इक्वल टू डेल टी इंटू एफ वेक्टर। ये हो गया आपका फाइनली। तो मोमेंटम मिला आपको फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में मिला, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये जो फिगर दिया हुआ है या ऐसे ग्राफ देगा फोर्स और टाइम के बीच में, और आपसे पूछेगा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है पार्टिकल की, तो आप फर्स्ट का एरिया निकालेंगे। अगर वो डाउनवर्ड है तो इट मींस नेगेटिव एक्सिस मेंटेन कर रहा है, तो माइनस सेकंड का एरिया निकालेंगे। आपको इनका एरिया निकालना है, जिस भी फॉर्म में होगा, ट्राइंगल होगा, स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, कुछ भी होगा, ठीक है। तो ये आपको एरिया निकालना है। और अकॉर्डिंग टू यहाँ पे क्या है, लीनियर चल रहा है ना, तो एक्स एक्सिस में इसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट 0 माना जाएगा। और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव पे है, तो प्लस में हमने लिखा, और ये लिखा थर्ड का एरिया। तो यहाँ पे हमने माइनस प्लस को इसलिए मेंशन किया हुआ है क्योंकि इसने डिस्प्लेसमेंट पूछा है। क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट। इफ आस्क फॉर डिस्टेंस, तो हम यहाँ पे माइनस साइन कंसीडर नहीं करेंगे, हमें ओवरऑल उसकी डिस्प्लेसमेंट से मतलब है, वो ओवरऑल डिस्टेंस से मतलब है। तो हम सारे सेक्शन का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे विदाउट मेंशन एनी नेगेटिव साइन। ओके, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, तब आप वेक्टर क्वांटिटी की वजह से उसकी डायरेक्शन मैटर करेगी, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी की वजह से उसकी डायरेक्शन मैटर नहीं करती है। तो इस तरह से आपके ग्राफ आएंगे, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए पूछेगा, तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, हर एक सेक्शन का एरिया निकाल लेंगे। मैटर करता है क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है या डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बाकी तो ओके, अब थर्ड लॉ पढ़ते हैं हम लोग। ये होगी आपकी एक थ्योरी जो आपको पता होनी चाहिए, जो छोटे छोटे ग्राफ पूछ लेता है कभी कभी, तो इसलिए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। एक बार इसे एक्सप्लेन और कर देते हैं। इस न्यू चैप्टर में तो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है इसको इसके पहले, लेकिन इसे आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो थ्योरी आपको पता है इसकी, लेकिन इसमें कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं। जैसे हम जानते हैं कि टू एवरी एक्शन टू एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट सेम मैग्नीट्यूड रिएक्शन होता है, ठीक है। तो उसी को हम एक्शन रिएक्शन भी कह देते हैं, और वही आपका न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है। ये हमेशा पेयरिंग पे लगता है, कभी भी सिंगल फोर्स नहीं लगता। ओके,
चाहे तो आप लिख लीजिए जो चीजें मैंने बताई हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट इन ऑपोजिट डायरेक्शन ना। इन ऑपोजिट किसके लिए है? डायरेक्शन के लिए है, ठीक है। इन ऑपोजिट डायरेक्शन रिएक्शन, ओके। टू एवरी एक्शन देयर इज always an equal and opposite direction, opposite reaction. Also called action reaction force, ठीक है। known as also action reaction force या action reaction law कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। force is, जो लास्ट लाइन है वो इंपॉर्टेंट है। force is never applied as single, okay। force is never applied as single, is applied always as pair, ओके। हमेशा क्या होता है? पेयरिंग पे लगता है और सिंगल नहीं लगता। हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है ना। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड, ये जो मेंशन किया ना छोटे वर्ड्स, ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ओके। हमें जब भी कोई चीज पुश या पुल करनी होती है, देखिए ये भी फोर्स का ही एक है टॉपिक, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सेम फोर्स के बारे में ही आपको बता रहा है कि जब आप किसी चीज को पुश या पुल करते हैं तो आप भी एक फोर्स फील करते हैं। वो फोर्स होता है ऑपोजिट फोर्स अप्लाइड बाय द ऑब्जेक्ट। दिस इज योर रिएक्शन फोर्स एंड यू आर एक्टेड एक्शन फोर्स। आपने एक्शन दिया, सामने वाले ने रिएक्शन दिया, ओके। तो ये एक ह्यूमन टेंडेंसी भी होती है और एक ऑब्जेक्ट टेंडेंसी भी होती है कि आप किसी पे फोर्स लगाओगे तो वो फोर्स भी सेम मैग्नीट्यूड का, जितना मैग्नीट्यूड का फोर्स आप उस पर लगा रहे हो वही फोर्स वो आप पे लगाएगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। ऑब्वियसली आपने ऐसे लगाया तो वो आप पे जब वापस लगाता है तो ये आपकी डायरेक्शन का क्या हुआ? अपोजिट डायरेक्शन हुआ, ठीक है। तो ये हुआ आपका एक्शन रिएक्शन फोर्स। अब ये जो लाइन कह रहा है ना, नेवर अप्लाइड एज सिंगल इज अप्लाइड ऑलवेज एज अ पेयर, तो इस लाइन को मैं आपको फिगर के थ्रू समझाती हूँ। okay, ये है आपका टेबल। और ये आपने रखी एक इसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट या बुक, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा। अब इसके लिए क्या होता है ना कि जब एक्शन और रिएक्शन की बारी आती है तो बॉडी का कांटेक्ट में होना जरूरी है, राइट। एक्शन और रिएक्शन में क्या है? बॉडी बॉडी या सरफेस ऑफ बोथ बॉडी इज इन, शुड बी इन कांटेक्ट। क्या होने चाहिए? कांटेक्ट में होने चाहिए। तो ऐसे होता है कि इस ऑब्जेक्ट ने अपने मास ऑफ द बॉडी यानी कि वेट ऑफ द बॉडी mg के बराबर इस टेबल पर क्या लगाया? फोर्स एक्सर्ट किया। और ये ग्राउंड है, ग्राउंड पर टेबल फोर्स लगा रहा है अपने फोर्स यानी अपने वेट के बराबर।
तो ग्राउंड भी इस पर एक लगाता है फोर्स, जो होता है नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आ जाता है, क्योंकि ये है एक्शन रिएक्शन का फोर्स, एक्शन और रिएक्शन का लॉ, और एक्शन और रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल फोर्स, जिसमें बॉडी के दोनों सरफेसेस का कांटेक्ट में होना जरूरी है। तो जैसे इसके फिट्स ग्राउंड पे कांटेक्ट है, तो ग्राउंड इन पे नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेगा। ये नॉर्मल फोर्स इस टेबल के वेट के बराबर होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा ये नॉर्मल फोर्स। और जितना ये ग्राउंड पे एक्सर्ट कर रहा होगा, टेबल का जो वेट है, जितना टेबल ग्राउंड पर एक्सर्ट कर रहा होगा फोर्स, उतनी ही मैग्नीट्यूड का फोर्स अर्थ का वो एरिया सरफेस है ना का वो एरिया, उतनी ही मैग्नीट्यूड का जो फोर्स है वो उस पर एक्सर्ट कर रहा होगा। तो ये रहा एन डैश। अब आते हैं इस ब्लॉक पे। ये ब्लॉक क्या है, स्टेशनरी पोजीशन पे इस पे क्या है प्लेस्ड है, टेबल पे। तो टेबल पे इसने mg अपने वेट के बराबर फोर्स एक्सर्ट किया, तो टेबल ने भी इस पर एक फोर्स एक्सर्ट किया, जो क्या होगा, इसके वेट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, जितना इसका ब्लॉक का वेट होगा, जितना इसका मैग्नीट्यूड होगा, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स टेबल का सरफेस भी ब्लॉक पे लगाएगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। दो चीजें समझ में आई। एक और नई चीज आती है, नई चीज नहीं है, ये हमेशा क्या होता है, जब भी फोर्स एक्सर्ट हो रहा होता है, नॉर्मल फोर्स जो एक्सर्ट हो रहा होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना। अब अगर इंक्लाइन प्लेन लेंगे और इंक्लाइन प्लेन में एक ब्लॉक रखा है, तो ये इस पे नॉर्मल कैसे लगाता है, तो हम इस सरफेस को देखेंगे, किसको, इस सरफेस को, और मुझे इस सरफेस के परपेंडिकुलर बनाना है नॉर्मल, कि इस ब्लॉक ने है ना, इस इंक्लाइन प्लेन पे कितना फोर्स एक्सर्ट किया, और इस ब्लॉक का जो वेट है वो ऐसे ऐसे आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल कैसे आएगा, मुझे इस सरफेस से मतलब, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। तो क्या है, नॉर्मल क्या है, बेसिकली एक परपेंडिकुलर फोर्स है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट लीनियरली उस पे किसी पोजीशन पे रखा होता है, चाहे वो हॉरिजॉन्टली रखा हो चाहे इंक्लाइनेशन पे रखा हो, राइट, कांटेक्ट में होना जरूरी है। क्या, कांटेक्ट में होना जरूरी है, और उसी कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर वो नॉर्मल फोर्स लगाता है, जो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और ये जो नॉर्मल फोर्स होता है वो सरफेस के थ्रू उस ऑब्जेक्ट पे लगता है, जो ऑब्जेक्ट सरफेस के कांटेक्ट में होता है। तो अब हम पढ़ते हैं नॉर्मल रिएक्शन। अब आपको पता चला कि ये क्या है, पेयरिंग, फोर्स की क्या हो रही है, पेयरिंग हो रही है ना, इसने इस पे लगाया, इसने इस पे लगाया। जब कांटेक्ट में आप अप्लाई करोगे एक्शन, तभी आएगा रिएक्शन। दिस इज योर पेयरिंग फोर्स। ओके, सो अब हम नॉर्मल फोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इसे आप नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी कह सकते हैं। ओके, तो इसको आप नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कह सकते हैं, नॉर्मल फोर्स कह सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी एक एग्जांपल लेके समझा दिया है। इसमें कुछ चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो मैंने आपको अभी फिगर के थ्रू बताई है, वही चीज मैं थ्योरी में लिखाऊंगी। दिस इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स विदाउट कॉन्टैक्ट नॉर्मल विल बी जीरो। इतना तो समझ में आया ना। क्या होगा, विदाउट कॉन्टैक्ट जो नॉर्मल फोर्स होगा वो क्या होगा, आपका जीरो होगा। सेम है ना, कि एक जो आपकी एक स्टेशनरी बॉडी है, वो किसी टेबल के बेस पे या किसी सरफेस पे क्या है, प्लेस है। तो सरफेस ने उस पे कितना लगाया, उस पे कितना लगाया, मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पे समझा दी हैं। यही होते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। तो दिस इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वही होता है। ठीक है, और
ये इसका बेसिक पॉइंट है कि आपका कांटेक्ट में बॉडी का होना जरूरी है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब यहाँ से आप शुरू होते हैं, जब आप चार्ट में देखेंगे जो मैंने आपको लिखवाया था कि हमने क्या क्या पढ़ाना है। आफ्टर थर्ड लॉ ऑफ मोशन वी विल डिराइव सम डेरिवेशन, और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, सिचुएशन बेस्ड डेरिवेशन है ये, ठीक है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो है आपका मोशन इन अ लिफ्ट। देखिए, जब भी हम लिफ्ट में क्या कर रहे होते हैं, लिफ्ट में मोशन कर रहे होते हैं, तो पहली कंडीशन होती है कि जो आपकी लिफ्ट है वो किस कंडीशन में है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, रुकी हुई है, मूव मूव नहीं कर रही है, और मूव कर रही है तो किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड या अपवर्ड। अब अपवर्ड और डाउनवर्ड में भी एक एक कंडीशन आ जाती है कि रिटार्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो डाउनवर्ड भी डी एक्सेलरेशन होता है और अपवर्ड भी डी एक्सेलरेशन होता है। हम सारी न्यूमेरिकल की सारी प्रोबेबिलिटीज को, जब लिफ्ट में मोशन हो रहा होता है, सारी प्रोबेबिलिटीज कराएंगे। बेसिकली हम यहाँ पे एक रिलेशन देखेंगे कि जो बॉडी, जो ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर है, उसको कब कब अपना जो ट्रू वेट है, जो रियल वेट है, वो वेट कभी ज्यादा समझ में आता है, कभी एग्जैक्ट वही वेट समझ में आता है, कभी कम समझ में आता है। तो किस कंडीशन में लिफ्ट के अंदर मोशन कर रहे हुए ऑब्जेक्ट को, मोशन कर रहे हुए पर्सन को, लिफ्ट के अंदर जब लिफ्ट एक्सेलरेट करती है अप या डाउन, या डी एक्सेलरेट करती है अप या डाउन, तो उसको अपना जो ट्रू वेट है उसमें क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। अब जब चेंजेस आ जाते हैं तो जो एक अलग से वेट, एक्स्ट्रा वेट होता है या कम वेट फील होता है, उस वेट को हम कहते हैं एपरेंट वेट, फील होने वाला वेट, है ना। कि हमें फील होता है एक टाइम पे कि हमारा वेट एक भी नहीं है, ऐसा तो नहीं है हमारा वेट एकदम खत्म हो जाता है, बट हमें ऐसा फील होता है, तो वो होता है डब्ल्यू एपरेंट वेट, एपरेंट वेट जो हमें उस वक्त फील हो रहा है। किस वक्त, जब बॉडी एक्सेलरेट कर रही है डाउनवर्ड या अपवर्ड, किस कंडीशन में, क्या, विद डेरिवेशन, विद प्रूफ। वो चीजें हम क्लियर करेंगे कि अगर डाउनवर्ड होता है तो हमें अपना वेट ज्यादा या कम फील होता है, तो क्यों होता है। ओके, तो इसमें कई सारे केसेस बनेंगे, सारे बहुत आसान है, देख के बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि बहुत बड़ा है। ये एक ऐसा होगा कि एक बार पढ़ने के बाद ये आप खुद से फील करके कर पाएंगे, लेकिन आपको ये फील करना है, रटना नहीं है। तो जो केस फर्स्ट है ना, उसको हम, सपोज दिस इज योर लिफ्ट। फर्स्ट केस हम यही लेते हैं कि जो बॉडी है लिफ्ट के अंदर, वो लिफ्ट के साथ या तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ये बॉडी पे, बॉडी किस क्या डाल रही है इस पे, mg, और इस लिफ्ट के सरफेस ने इस पे क्या डाला, n। आ गया ना, नॉर्मल फोर्स, एक्शन रिएक्शन फोर्स। तो ये बेसिकली थर्ड इक्वेशन ऑफ लॉ ऑफ, इक्वेशन कह रहे हैं, बार बार याद आ रहा है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे क्या है, बेस्ड है। अब हम इस पे कांस्टेंट वेलोसिटी मानते हैं, पहला केस, कि अगर ये लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही हो, ठीक है, या फिर इसको हम एक और अच्छी लैंग्वेज में कहेंगे, केस फर्स्ट, अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब सेम टाइम इंटरवल के बाद अपनी वेलोसिटी को सेम तरीके से चेंज कर रही है, और कॉन्स्टेंटली वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और कॉन्स्टेंटली वही पाथ वो फॉलो कर रही है मोशन का, उसी स्पीड के साथ। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन कहे और
कहीं बॉडी रेस्ट पे है, तो इन दोनों कंडीशन में एक्सेलरेशन विल बी जीरो होगा। क्या समझे आप लोग? अगर न्यूमेरिकल में कहता है, मेंशन करता है कि जो लिफ्ट है वो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, तो भी एक्सेलरेशन जीरो होगा। ओके। और अगर एक्सेलरेशन जीरो, तो जो आपका फोर्स होता है ना, ड्यू टू एक्सेलरेशन जो फोर्स आता है m × a, राइट, वो तो लगेगा ही नहीं फिर। तो जो यूनिफॉर्मली वेलोसिटी होती है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, अगर वो मेंशन करता है तब भी एक्सेलरेशन जीरो होगा। और अगर बॉडी रेस्ट में है, लिफ्ट रेस्ट में है, देयर इज नो मोशन, देयर इज नो एक्सेलरेशन, तो उस कंडीशन में तो एक्सेलरेशन जीरो होगा ही होगा। तो इफ बॉडी, बॉडी नहीं लिखते, अब हम लिफ्ट लिखते हैं। लिफ्ट इज इन रेस्ट, ये सेम कंडीशन होती है, और यूनिफॉर्म मूव फ्रॉम यूनिफॉर्म velocity, then acceleration will be zero, then acceleration will be जीरो। समझ में आ रहा है ना आपको? इन दोनों कंडीशन में आपको एक्सेलरेशन क्या रखना है? जीरो रखना है। अब मैं आपको इक्वेशन बताती हूँ ऐसा क्यों होता है। ठीक है, पहले हम थ्योरी का वो मेन चीज पढ़ेंगे कि ऐसा इस कंडीशन में होता है, फिर क्यों होता है, बाय द इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू एम जी। अब n इज इक्वल टू अगर एम जी हो गया, तो इसका मतलब क्या है, जो रिएक्शन है वो उसके वेट ऑफ द बॉडी के इक्वल है। ये जो n था, ये mg है, मतलब w एपरेंट, मैंने कहा ना, एक वो वेट जो बॉडी लिफ्ट के साथ जब मूव करेगी तो वो फील करेगी, इस कंडीशन में इक्वल होगा ट्रू वेट के, या रियल वेट के, ठीक है, या एक्चुअल वेट के। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या होगा, एक्चुअल वेट के या एपरेंट वेट के इक्वल फील होगा। अब यहां समझ में आया कि हमें यहाँ पे जब एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, सॉरी जीरो होगा, किस कंडीशन में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और कॉन्टिन्यूसली यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है ना, तभी तो एक्सेलरेशन आपका जीरो हो रहा है। लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है, राइट। तो जब वेलोसिटी ही आपकी यूनिफॉर्म है और कॉन्टिन्यूसली सेम पाथ फॉलो कर रही है वेलोसिटी, और अगर बॉडी रेस्ट की कंडीशन में है, सो देयर विल बी नो एनी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन विल बी जीरो। सो योर एन डब्ल्यू apparent will be equal to w actual, weight of apparent is equal to weight of actual। यहाँ से हमें क्या मिले, दोनों वेट, जो ऑब्जर्वर है उसको दोनों वेट क्या होंगे, सेम, अपनी अपना जो रियल वेट है वही फील होगा लिफ्ट के अंदर, जब लिफ्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रही होगी या रेस्ट पे होगी। सेकेंड केस लेते हैं, पेज चेंज कर देते हैं। केस सेकेंड, केस सेकेंड क्या होगा, ओके। जब केस सेकेंड जो है आपका, उसमें क्या है, जो ऑब्जर्वर है इस पे सेम वही कंडीशन ना, एन और एम जी तो वैसे ही लगेगा। अब एन और एम जी जब आपका लग रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हम प्रोवाइड कराते हैं। एक्सेलरेशन इन द सेंस कि हम या तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन देंगे या तो अपवर्ड एक्सेलरेशन देंगे। तो हम मानते हैं कि जो ये लिफ्ट है, ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। अब जिधर एक्सेलरेशन हो रहा हो, देखिए आगे आने वाले फिगर में इक्वेशन बनाने के लिए ये चीज ध्यान से सुन लीजिएगा, जिधर एक्सेलरेशन हो रहा हो मैं उधर पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेती हूँ, ठीक। और बाकी जो उसके ऑपोजिट है वो कहाँ आएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा। ये अप्स एंड डाउन वाला सीन नहीं है, अभी हॉरिजॉन्टली पढ़ाएंगे ना तो उसमें भी यही होगा।
तो जब एक्सेलरेशन आ रहा हो तो उधर साइड जहाँ बॉडी जिधर साइड एक्सेलरेट कर रही होगी, उधर की कंपोनेंट बनाते वक्त या उधर की इक्वेशन बनाते वक्त वो आप पॉजिटिव लेंगे। कैसे लेंगे वो हम बता देते हैं, लेकिन ये चीज दिमाग में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव की वजह से बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये रहा आपका एक्सेलरेशन, ए से ऊपर जा रहा है ना। अब आएगा इस पे फोर्स, एम इंटू ए, जो बॉडी यानी लिफ्ट के एक्सेलरेशन की वजह से आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्यूडो फोर्स कहते हैं। जब बॉडी एक्सेलरेट हो रही है तो बॉडी में आता है स्यूडो फोर्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं। तो ऊपर एक्सेलरेशन हो रहा है तो मैं कुछ इस तरह से लूंगी, एक्सेलरेशन को मैं लिख देती हूँ अपवर्ड फोर्स ऑन मैन, क्या हो जाएगा, एम ए, है ना, ड्यू टू एक्सेलरेटिंग। अब मैं इसकी इक्वेशन बनाती हूँ। इक्वेशन होगी आपकी एफ, एफ कह रहे हैं, सॉरी, एक्सेलरेट अपवर्ड हो रहा है तो मैंने क्या कहा, जिधर साइड अप होगा उसको मैं पॉजिटिव लूंगी, तो एन विल बी पॉजिटिव, राइट। और उसके अपोजिट कौन लग रहा है, एम जी, तो ये लूंगी मैं नेगेटिव। और ये दोनों क्या होंगे, एफ नेट के बराबर होंगे। क्या होंगे, एफ नेट के बराबर। ये एफ नेट है जो मैन पे लग रहा है, जो लिफ्ट के अंदर है। एन माइनस एम जी, आपको ऐसी इक्वेशन बनानी है, इसको देख लीजिएगा, एम इंटू ए, एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट एंड मास ऑफ द मैन। अब इसको आप सॉल्व करेंगे। एन जो है आपका डब्ल्यू एपरेंट है, जो रिएक्शन बाय द सरफेस ऑफ द लिफ्ट आप पे लग रहा है, उसकी वजह से आप अपने वेट को किस कंडीशन में, अपवर्ड और डाउनवर्ड में, कब ज्यादा और कब कम फील करते हो, ये आपको इसमें निकालना है। तो जो मास और एक्सेलरेशन ऑफ द मैन है ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट, वो क्या हो जाएगा, बढ़ गया, क्योंकि उस पे वेट ऑफ द बॉडी ऐड हो गया। तो इस कंडीशन में आपको क्या मिला, डब्ल्यू एपरेंट इज ग्रेटर देन डब्ल्यू एक्चुअल, सही है ना। तो इसमें जो आपको वेट फील होगा ना, जब बॉडी ऊपर जा रही होगी तो आपको अपना वेट, रियल वेट से ज्यादा फील होगा, ठीक है, क्योंकि हमने इक्वेशन से ये प्रूव कर दिया। और आप ये चीज फील भी कर सकते हैं जब आप कभी लिख में होंगे। सेकेंड केस, सेकेंड, पहला वाला वो था जिसमें यूनिफॉर्म चल रहा था, सेकेंड ये था। तो ये रहा आपका थर्ड केस, राइट। थर्ड केस क्या है, इफ द लिफ्ट इज रिटार्डिंग या डी एक्सेलरेट, मैंने क्या कहा था, रिटार्डिंग की कंडीशन में पढ़ेंगे, रिटार्डिंग और डी एक्सेलरेट कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। रिटार्डिंग मतलब माइनस ए का, एक्सेलरेशन रुक रुक के ऊपर जा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन रुक रुक के हो रहा है। जो लिफ्ट है वो किसी भी, मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि लिफ्ट थोड़ा स्लो होके फिर चलती है, फिर रुकती है, फिर थोड़ा स्लो होके चलती है, तो एक्सेलरेशन की कंटिन्यूटी में क्या हो जाता है, ब्रेक आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिटार्डिंग कहते हैं। और ये अपवर्ड जा रहा है, ठीक है। देन ऊपर जाते जाते रुक जाना, ये हो गई आपकी रिटार्डिंग कंडीशन, ठीक है। अब हम फिर से देखिए, से फिगर तो बनाना ही पड़ेगा बार बार आपको, हर बार की कंडीशन सेम होगी। यहाँ पे वही ले लेते हैं, यहाँ पे ए बस आपका माइनस होगा, बाकी सेम है ना, ऊपर जो ए जा रहा है वो माइनस होगा। तो एन, एन माइनस
mg वैसे ही लगेगा, यहाँ पे हो जाएगा रिटार्डिंग एक्सेलरेशन की वजह से माइनस ma। तो n इज इक्वल टू क्या हुआ, mg माइनस ma। जब रिटार्डिंग होगा, क्या होगा, रिटार्डिंग होगा, तो जो आपको फोर्स फील होगा W एपरेंट, वो लेस देन होगा W एक्चुअल से, राइट। क्यों, क्योंकि इसमें मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। इस वजह से जो एपरेंट फील होगा वो हमें कम फील होगा, किससे, एक्चुअल वेट से। अब समझ में आया। अब केस फोर्थ, केस फोर्थ ले लेते हैं, ठीक है। तो केस फोर्थ क्या है, इफ द लिफ्ट इज एक्सिलरेटिंग डाउनवर्ड। अब डाउनवर्ड आ रहा है लिफ्ट जो है आपका, ठीक है। तो ये हो रहा है डाउनवर्ड कंडीशन, ये रही आपकी लिफ्ट, ये रहा डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, ठीक है, ओके। और ये रहा आपका ऑब्जर्वर पर्सन जो लिफ्ट के अंदर है, इसने सेम वही करना है, एंड रिएक्शन बाय द सरफेस of the lift and weight of the man which is exerted on the floor of the लिफ्ट, ठीक है। अब डाउनवर्ड एक्सेलरेटर, अब मैंने क्या कहा था, एक्सेलरेशन जिधर साइड होगा, क्या, एक्सेलरेशन जिधर साइड होगा मैं उधर के कंपोनेंट को पॉजिटिव ले लूंगी। तो ये है mg माइनस n। समझ में आया मैंने कैसे इक्वेशन ली, ड्यू टू एक्सेलरेशन देयर विल बी अ फोर्स, सो m इंटू a, f ना, f नेट, दिस इज योर f नेट। तो n इज व्हाट, मैं n को इधर ट्रांसफर कर रही हूँ, ma को इधर, mg विल माइनस me। तो रिटार्डिंग कंडीशन और अपवर्ड की और ये क्या हो गई, सेम हो गई। इसमें भी आपको क्या हो जाएगा, W apparent is less than W is sorry, हाँ, W apparent is less than W actual, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, ऑब्जर्वर और मैन जो फीलिंग वेट है, जो वेट फील करेगा वो एक्चुअल वेट से क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है। डाउनवर्ड हो रहा है। अच्छा, इस डाउनवर्ड में हम अब लेंगे क्या, रिटार्डिंग कंडीशन, इसमें भी हम लेंगे, तो हम इसी की ये जो केस फिफ्थ ले लेते हैं, ठीक है। केस फिफ्थ, जो केस फिफ्थ है उसमें इसकी हम बस कंडीशन कर रहे हैं, ए बी सी करके भी हम मान सकते हैं। इफ लिफ्ट इज रिटार्डिंग डाउनवर्ड, क्या है, लिफ्ट अगर डाउनवर्ड रिटार्ड कर रही है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो मैं वही इक्वेशन बनाती हूँ, एम एम जी माइनस एन इज इक्वल टू माइनस एम ए, ठीक है। एन विल बी एम जी प्लस एम ए, so your apparent weight, your apparent weight will be greater than your actual weight, ठीक है ना। इस कंडीशन में जो ऑब्जर्वर है, जो आदमी है, वो अपने वेट को एक्चुअल वेट से ज्यादा फील करेगा, ठीक। अब आते हैं केस, इस कंडीशन में जो आपका है वो रिटार्डिंग हो गया, अपवर्ड हो गया। अब हम अगर ऐसा लेते हैं केस जो फोर्थ या फिफ्थ में, जब बॉडी नीचे आ रही है उस कंडीशन में, ठीक है, तो हम एक ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस कह सकते हैं। इसमें दो कंडीशन आती है, जब एक्सेलरेशन
ग्रेविटी के बराबर होता है, क्योंकि अभी इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है कोई बॉडी नीचे आती है तो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, वर्टिकली कोई नीचे आ रही है बॉडी, और वहां पे ए इज इक्वल टू जी माना जाता है। किसी किसी कंडीशन में जो एक्सेलरेशन है अगर वो जी से ज्यादा हो गया तब, ये कंडीशन तो वही है जो हमने ऊपर सॉल्व की, जब बॉडी डाउनवर्ड आ रही है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा बताइए, जो इस कंडीशन में होगा ना, जैसे कि मान लीजिए ए इज ग्रेटर देन जी है, उस कंडीशन में क्या होगा, जो लिफ्ट है उसमें जो एक्सिलरेट डाउनवर्ड हो रहा है विद एन एक्सिलरेशन ग्रेटर देन जी हो रहा है, वो मैन मूव्स विल अप विद द रेस्पेक्ट टू द लिफ्ट, मतलब जो लिफ्ट की रूफ है वो आदमी वहां चिपक जाएगा। ओके, और बॉडी स्पीड से नीचे आ रही होगी, जिस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन हो रहा है बॉडी का वो ग्रेविटी से ज्यादा होगा, तो बॉडी क्या हो जाएगी, अपोजिट ऊपर जाके चिपक जाएगी। इस कंडीशन में आपका ये कंडीशन अप्लाई होगी। तो ये सारे केसेस कंप्लीट, ठीक है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे और जो आपकी, पहले आप इसको देखिए कि आज आपने कितना और क्या क्या कवर किया। केस फर्स्ट हमने किया था यूनिफॉर्म का, केस सेकंड आया जिसमें हमने अपवर्ड एक्सेलरेशन लिया, इक्वेशन से प्रूव किया एपरेंट और एक्चुअल वेट ज्यादा कम क्यों होगा। थर्ड थर्ड केस लिया, उसमें भी हमने रिटार्डिंग कंडीशन ली और इस तरह से प्रूफ किए और चीजें केस, सारे केसेस को कवर किया। ये हो गया मोशन इन अ लिफ्ट, ठीक है। अब हम आगे उन केसेस को पढ़ेंगे जब बॉडीज कांटेक्ट में होती हैं, फिर जब बॉडीज कनेक्टेड होती हैं विद वायर विद स्ट्रिंग, और ऐसे एक एक करके हर एक प्रोबेबिलिटी को विद केसेस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस सॉल्व करेंगे, ठीक है।